और होटलों की जीनत बन चुकी है। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत और रूस के न्यू डायनामिक्स की। भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है, ये रिश्ता दशकों पुराना है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का हालिया भारत दौरा इस लंबे और भरोसेमंद रिश्ते को नई मजबूती भी देता नजर आया। बदलते ग्लोबल सिनेरियो में भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी पर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले वक्त में ये साझेदारी किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, इन्हीं तमाम पहलुओं पर होगी हमारी आज की खास बातचीत। इसके लिए स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। IIFT में दिल्ली से प्रोफेसर राम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और ICWA में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर हिमानी पंत हमारे साथ मौजूद हैं। हिमानी जी, वेलकम टू द स्टूडियो। पहला सवाल राम सिंह जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, ये जो दोस्ती है रूस और भारत की, ये अपने आप में इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बड़े इसके मजबूत मायने हैं, और हालिया जो व्लादिमीर पुतिन जी का जो दौरा है वो अपने आप में कुछ डेफिनेशंस देकर गया है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे इस दोस्ती को लेकर समझना चाहूँ हमारे दर्शकों के लिए, क्या कहती है ये दोस्ती? आदाब दर्शकों के लिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगभग 8-10 दशक पुरानी ये दोस्ती, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब 1947 में शुरू हुए, फिर हमारी स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस हुई फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स में। उसके बाद कोल्ड वार का एरा, उसमें कंसोलिडेशन हुआ इस मित्रता का। उसके बाद सोवियत का विघटन हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक नया पड़ाव फिर बाद में 2001 से आने शुरू हुए, और 2010 में जो हमारी स्पेशल और जो प्रिविलेज्ड इकोनॉमिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप दोनों देशों की हुई, उसके बाद तो ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रांसफॉर्म हुई है। किसी भी दो देशों की मित्रता में 4 स्तंभों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 इंक्लूसिविटी, नंबर 2 म्यूचुअलिटी, नंबर 3 ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें एक ऐसा मित्र प्राप्त हुआ जिसके साथ हम इन चारों पिलर्स पर बहुत ही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इस मित्रता के नए आयाम आए हैं, जैसा आपने कहा कि ये नए युग की ओर शुरुआत कर रहा है। सोवियत युग से ये पुतिन युग की ओर मैं कहूँगा इसको, अगर मुझे इसको सटीक शब्दों में कहना हो। इसमें 2014 से लेकर 2021 के बीच में व्यापार पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया। लेकिन इसका जो सही ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं कहूँगा पिछले 3 सालों में हुआ, 4 सालों में हुआ। उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ऐसे हुए, कुछ हमारे लिए व्यापारिक हित भी थे, जियो स्ट्रेटजिक हित भी थे, जियो डिफेंस के भी हित थे, जियो इकोनॉमिक हित भी थे। सभी की कन्वर्जेंस की वजह से भारत और रूस का व्यवसाय लगभग $65 बिलियन चला गया। हालांकि इसमें अब कुछ चुनौतियां हैं जिसका हम आगे वर्णन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर कहा जाए, केवल डिफेंस नहीं, ये एनर्जी भी नहीं, आज की डेट में अब ये जो रिश्ता है ये नए युग में प्रवेश कर रहा है। वो क्या है? को प्रोडक्शन का। जैसे कि अब रशिया की कंपनियां भारत में आके निवेश कर रही हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दर्शकों के लिए देना चाहूँ। न्यारा एनर्जी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, भारत में एक रिफाइनरी एक्वायर करी है। आज वो बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं रिफाइनिंग क्षेत्र में, और एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन के जितने भी डिब्बे बन रहे हैं, या ट्रेन के जो और भी साजो सामान बन रहा है, चाहे वो भारत में सप्लाई हो या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो, उसके लिए मेट्रो वेंगोवास कंपनी रशिया की भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है। ब्रह्मोस इसका सुनहरा उदाहरण है। इसके साथ साथ MKI, सुखोई MKI, अब भारत उसको एक्सपोर्ट करने जा रहा है आर्मेनिया के लिए। सुखोई 57 की तैयारी है। इस मिसाइल के साथ साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम से लेके T-90 टैंक से लेके, या और भी हमारे जो पुराना जो युद्धक सामग्री रही है उसका अपग्रेडेशन हो। लेकिन जैसा आपने कहा, अब भारत भी जाकर केवल इन्वेशन ही कर रहा वहां पर, जैसे कि आर्टिक सागर की खोज, जिसमें कि मुरमन से लेके बेरिंग सागर तक, जैसे कहते हैं ना, सूरज गर्मी उगल रहा है और आर्टिक सागर पिघल रहा है। अगर वो सागर पिघल रहा है तो उसमें भारत भी अपनी संभावनाएं, इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक संभावनाएं तलाश रहा है। और रशिया ने भारत को उसमें जो आर्टिक कमेटी है उसका मेंबर के लिए, ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए इनवाइट किया है। ये किसका आयाम? भारत वहां फर्टिलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है।
रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करने जा रहा है फार्मास्यूटिकल में। और ऐसे हमने 300 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए जहां पर हमें जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। केवल यही नहीं, हम इसको और बृहत लेके जाना चाहते हैं। यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ भारत के लगभग 5 कंट्रियों के साथ, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, बेलारूस है, रूस है, हम अपने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे कैसे लेके जाए। फिर इसकी एक अलग डायमेंशंस है जिसमें कि कनेक्टिविटी, जैसे कि चाबार पोर्ट, चाबार से बंदरअंजाली, बंदरअंजाली से आस्त्राखान, ट्रेन का पूर्ण रूप से विकास, रेल मार्ग का विकास कर लिया गया है, जिस पर हम आगे बेहतर चर्चा कर सकते हैं। हमने कहा ये अब जो रिश्ता है, ये जो हमारी मित्रता है या जो हमारी पार्टनरशिप है, वो बहुआयामी हो चुकी है और उसके वो 4 पिलर जो है वो दोनों लीडरशिप के द्वारा बहुत ही विशेष रूप से सिंचित करके उनको और ज्यादा सुदृढ़, मैं कहूंगा दिलों से दिल तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक और युगों से युग तक, ये ऐसी मित्रता है जिसको कि सभी भारतीय और सभी रूसी लोग चेरिश करते हैं। बिल्कुल चेरिश करते हैं, बहुत सही कहा आपने। और डॉक्टर हिमानी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि सर ने जिस वर्ड का यूज़ किया ना कि चेरिश करते हैं, उसमें दोनों ही जो लीडर्स हैं हमारे, उनका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, चाहे व्लादिमीर पुतिन की हम बात करें या यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि पर्सनल टच, पर्सनल कनेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि हमारी एक लेगेसी है रशिया के साथ, जो हमारे रिलेशंस रहे हैं, तो उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना और इतने बेहतरीन ढंग से कैरी फॉरवर्ड करना, ये जो पर्सनल कनेक्ट है दोनों ही मैं कह सकती हूँ कि हमारे टॉप लीडर्स का और उधर से व्लादिमीर पुतिन जी का, तो ये जो कनेक्ट है, ये पर्सनल कनेक्ट की वजह से है या जो ग्लोबल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वो सब चीज़ें हैं, उसको कहीं ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है? जी, आपने सही कहा, पर्सनल कनेक्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को बढ़ाने में। और इस भारत और रूस में, लेकिन आप देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, हमने जैसे कि सर ने बोला 1947 से जो हमारे सोवियत यूनियन के साथ जो अभी मौजूदा रिश्ते रूस के साथ आप देखिए, इसमें एक पहलू हमेशा सेम रहा है कि डिस्पाइट द पॉलिटिकल लीडरशिप, भले ही कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, दोनों तरफ से एक जो म्यूचुअल पॉलिटिकल विल है इस रिश्ते को आगे ले जाने में हमेशा रहा है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने राष्ट्रपति पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की, ये साल एक मायने में और ज़रूरी था, क्योंकि 2000 में जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने एस्टैब्लिश की थी, वो उनकी फर्स्ट स्टेट विजिट पे थी भारत पे। तो एक तरह से 25 साल हम जो देख रहे हैं, इस साल 2025 में हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के जो है 25 जो हमारे साल हैं, ये भी दिखाता है कि जो 25 सालों से राष्ट्रपति पुतिन का जो कमिटमेंट है इंडिया की तरफ, और जो पिछले कई साल हैं इंडिया की नज़रों से अगर हम देखें, जो पुराने मतलब पिछले 10 साल से आप देखिए, तो यहाँ से भी एक रहा है कि एक म्यूचुअल, एक रेसिप्रोकल दोनों पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से जो संकेत गए हैं, तो पर्सनल कनेक्ट तो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ नवाजा भी गया है, बहुत सारे ऑनर्स भी दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिकग्निशन है लीडरशिप का। पर ये एक जो लहर है ये पहले से चली आ रही है और इन दोनों लीडर्स ने इसको एक नया मोड़ दिया है। और जहाँ तक हम बात करें जो पॉलिटिकल जो अभी सिनेरियो है वो भी ज़रूरी है, पर इसमें आप अगर भारत की नज़रों से देखें, जो हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ किया है, ये एक कॉमन पिलर है रशिया की फॉरेन पॉलिसी में भी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे डाइवर्जेंसेस नहीं होते हैं, हमारे कन्वर्जेंसेस और डाइवर्जेंसेस दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों देशों की, ये सबसे बड़ी एक मैच्योरिटी का प्रतीक है कि हम एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को समझते हैं। एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है कि ये जो हम डिसीजन जो दूसरा देश ले रहा है वो किस नीति को लेते हुए ले रहा है, और उसके बावजूद उन डाइवर्जेंस को लेके मैच्योर लेवल पे जो हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और इसी वजह से इसको एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप, स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप जो एलिवेट हुई थी हमारी 2010 में, ये ऐसे ही नहीं किया गया है। बहुत सारे संकेत रहे हैं, बहुत जो हमारा ऑप्टिक्स रहता है, जो हम एक दूसरे को जिस तरीके से हम एक दूसरे के बारे में जिक्र करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग और जो यूनिक है, जो कि और जगह पे आपको उस लेवल पे देखने को नहीं मिलेगी, वो भारत और
रूस के उसमें दिखता है। और ये जो करंट जो पॉलिटिकल फ्लक्स के बावजूद जो इंडिया ने डिसीजंस लिए हैं, जो रशिया ने डिसीजंस लिए हैं, उसमें ये साफ नज़र आता है। स्पेशली इंडिया ने जो पीस की बात की है, नॉट इन इरा ऑफ वॉर की है, वो किसी के सपोर्ट में नहीं लिए, लेकिन उसकी जो एक समझ है, जो हमारा नीति है, उसको लेके जो रशिया ने उसे एक्सेप्ट किया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पॉलिटिकल जो फ्लक्स है या जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो कितना बड़ा एक टेस्ट लेके जाते हैं दो देशों के लिए। और इस मामले में कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल जो हमारा रिलेशनशिप है उसका एक और चैप्टर है जहां दिखाते हैं। और इसके मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो प्रेसिडेंट पुतिन की जो ये यात्रा थी 4 साल बाद हुई है, 2021 के बाद। और इसमें जो जिस तरीके से हम फॉरवर्ड लुकिंग जो एक पार्टनरशिप कह रहे हैं, इसको एक नया मोड़ मिलेगा। एग्जैक्टली प्रोफेसर राम सिंह सर, आपसे इस पर्टिकुलर जो विजिट है व्लादिमीर पुतिन की, इसी के बारे में मैं जानना चाहूँगी। इसके आउटकम्स अगर हम देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दो जो मजबूत नेशन हैं, उन दोनों मजबूत नेशंस के टॉप लीडरशिप जब बैठती है और एक पर्सनल कनेक्ट और पर्सनल टच भी नज़र आता है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि दैट इज़ नॉट एनफ, उसके अलावा बहुत कुछ है। तो इस पर्टिकुलर विजिट के बारे में जिसका कि जिक्र मैम ने किया कि एक नया मोड़ है, क्या है वो नया मोड़? देखिए, इसमें 2 इश्यूज हैं। एक तो भारत और रूस के बीच के जो इश्यूज है, उसमें जो एक मिसिंग पिलर है वो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस का है। इस पूरी विजिट्स में, पूरी यात्रा में मैं कहूं, अगर इसका दोनों लीडरशिप का जोर ये रहा था कि कैसे हम इस ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा इक्वल और ज़्यादा म्यूचुअली इंक्लूसिव और ज़्यादा इसको हम एक दूसरे के लिए प्रेम की और नीम की बना सकते हैं। उस संबंध में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया दोनों लीडरशिप के द्वारा। जैसे कि जो वोस्ट्रो अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको रूस भारत में इन्वेस्ट करेगा, रॉसनेफ्ट का और रिफाइनरी आएंगी भारत में। इसके साथ साथ डिफेंस प्रोडक्शन में वो लोग बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, जिसमें शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, सबमरीन बिल्डिंग है, 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान जिसमें सुखोई 57 और सुखोई 75 चेकमेट, उसकी बात चल रही है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल का क्रो प्रोडक्शन, जिसमें कि हम लोग जैसे ब्रह्मोस एनजी जो नेक्स्ट जनरेशन है ब्रह्मोस होगी, अभी सुपरसोनिक है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए भी काम कर रहे हैं। रूबेज 37 जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर, एयर टू एयर मिसाइल, भारत के पास ऐसी अभी तक कोई प्रणाली नहीं है। उसका ज्वाइंट को प्रोडक्शन कैसे किया जाए, एक। दूसरा, क्योंकि ये इतना करने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रेड को एड्रेस कर सकते। उसका कारण है भारत बहुत ज़्यादा रिसोर्स खरीदता है। यहाँ से जो सामान जाता है वो फार्मास्यूटिकल है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टेक्सटाइल्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल है। ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो हमने सोचा कि इसको हम अपनी रिश्तेदारी, इस संबंध को और आगे लेके जाएं। हम लेके जा रहे हैं सर्विस सेक्टर में। एक इसमें बहुत ही हमारे दर्शकों के लिए समझना जरूरी है, सर्विस सेक्टर में जो एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि पीपल मूवमेंट दोनों कंट्रियों के बीच में 1 मिलियन भारतीयों को, क्योंकि रूस के साथ एक समस्या है, उनकी बहुत बड़ी युवा लोग हैं वो सेना में चले गए, वहाँ पर मानव श्रम की कमी है। 1 मिलियन इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट, शिप बिल्डिंग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, नर्सेस हो, लॉजिस्टिक्स हो, ऑटोमेशन हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, इसके साथ साथ भारतीय आईटी कंपनियों को एक्सेस डिफरेंट एरियाज में, ये इसका सेकंड आयाम है। इसके साथ साथ को प्रोडक्शन, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा को प्रोडक्शन पे बहुत, दोनों देश ये संभावनाएं तलाश रहे हैं कि हम एक दूसरे को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। भारत और ज़्यादा निवेश करेगा आने वाले दिनों में वहाँ के एनर्जी सेक्टर में, जैसे शाखलिन के जो रिजर्व्स है हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब हम इसको और आगे, वहाँ की कोल माइंस, मुरमंस में, कोला रीजन में बहुत बड़ी माइंस है, वहाँ रूस का बहुत बड़ा आकार है, वहाँ मिनरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। भारत ये चाह रहा है कि हम केवल इंपोर्टर ना रह के क्या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन सकते हैं। राइट। सेलर्स के जो डेवलपमेंट है उसके लिए, स्पेस सेक्टर में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एआई में, लगभग सभी क्षेत्रों में हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। सेकंड जो इस विजिट का जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे शेप करना है। क्या हम ऐसी करेंसी का निर्माण या ऐसे सिस्टम का निर्माण, मैं ब्रिक्स करेंसी कहूं या उसको सीबीडीसी कहूं या कॉमन डिजिटल करेंसी कहूं, जिस भी रूप में आप देखें, या टोकनाइजेशन के रूप में बात करें, मैं वर्ड डी डॉलराइजेशन यूज नहीं करूंगा, हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहते हैं जिसमें कि सैंक्शंस की थ्रेट किसी के ऊपर भी ना रहे। दूसरी बात इसमें जो है,
भारत और EA जो यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन है उसके साथ व्यापारिक समझौता। भारत केवल यही नहीं, AI के ग्लोबल गवर्नेंस के क्या नॉर्म्स होंगे, ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है जिसमें कि रिफॉर्म्स होंगे यूनाइटेड नेशंस में, और उसमें भारत की परमानेंट सीट, उसका रूस ने पुरजोर समर्थन किया है। इसके साथ साथ ब्रिक्स और RIC, इन मुद्दों पर भी बात हुई है। ब्रिक्स को लेके भारत और रूस के विचार बिल्कुल सेम है, लेकिन एक आयाम इसमें जो मुझे यहाँ दर्शकों के साथ साझा करना जरूरी है, चाइना की मध्य एशिया में बढ़ती हुई पैठ, उसको दोनों देश मिलकर कैसे बैलेंस कर सकते हैं और इस क्षेत्र में अपनी कनेक्टिविटी के द्वारा, ट्रेड के द्वारा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के द्वारा इस साझेदारी को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँ मंडला थ्योरी, जिसमें कि भारत रूस को और रूस भारत को एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंसर, एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एज ए स्ट्रेटेजिक वेलविशर बेस्ड ऑन, फिर मैं कहूंगा 4 पिलर्स, इंक्लूसिविटी, म्यूचुअलिटी और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। क्योंकि जिस संबंध में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होगी वो बहुत दूर तक जाएगी, उसको दोनों नेतृत्व तो आगे लेकर जा रहे हैं, जो इस पूरी विजिट्स का रिजल्ट्स और आउटकम है। बिल्कुल, और वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक बहुत कितने साल से, मतलब हम 1947 से लेकर और उसमें बीच में एड ऑन जो चीज़ें होती रही उन सब का हम जिक्र कर ही रहे हैं। लेकिन अभी तक जो समझा जाता है ना हिमानी जी, जो ज़्यादा लार्जली जो बात होती है वो ऑयल सेक्टर को लेकर, एनर्जी सेक्टर कह लें उसको लेकर रशिया के साथ हमारी ज़्यादा बात होती है। ट्रेड जो है वो किन्हीं भी दो देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। लेकिन अब जिसकी सर जिक्र कर रहे हैं कि को प्रोडक्शन, क्योंकि म्यूचुअली किन्हीं चीज़ों पर हमें साथ में आना होगा, उस हवाले से अगर इस विज़िट को हम देखें तो उसमें आउटकम्स के तौर पर आपको क्या कॉन्क्रीट नज़र आता है? रशिया के साथ जो हमारी साझेदारी है उसका सबसे बड़ा जो यूनिक फैक्टर इसमें है को प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन, क्योंकि रशिया इकलौता ऐसा देश रहा है जिसने ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी जब हम बात करते हैं उसका शुरुआत की है। और जहाँ तक इस यात्रा की अगर हम बात करें, एक चीज़ जो मेरे लिए स्टैंड आउट करती है वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, रेलॉज। इसके अंदर जो है ये समझौता भारत और रूस के बीच सैन्य टुकड़ियों, युद्ध पोतों जो हम वॉरशिप्स कहते हैं, और सैन्य विमानों जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट की आवाजाही को प्रोसेस को देखता है। तो इसमें जो है ये समझौता केवल सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती नहीं, बल्कि उसमें से जुड़ी जो भी लॉजिस्टिक्स आपकी व्यवस्था है उसको भी नियंत्रित करेगा। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल जो है मानवीय सहायता, आपदा राहत कार्य के लिए भी हो सकता है, बट आपसी सहमति को देखते हुए। इसमें जो सबसे जो स्टैंड आउट करता है वो है कि भारत और रूस एक दूसरे के बंदरगाहों, हवाई क्षेत्रों को यूज़ कर सकेंगे। अभी जैसा कि बोला गया था कि जो रशिया का आर्कटिक है, तो इंडिया और रशिया का आर्कटिक कोलैबोरेशन है, या उसमें भी एक ही चीज़ इसको बढ़ावा देगा। उसके अलावा जो है कि जो हमारा दोनों देशों के बीच में जो जैसे हमारा रिफ्यूल करना है, जो प्रोसेसेस, जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज रहते थे, इसके चलते कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थोड़ा जो आपका फ़ायदा होगा, इसमें समय की बचत होगी। तो इसके अलावा जो है ये जो आपका को प्रोडक्शन वाले जो हम बात कर रहे हैं, जॉइंट प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं, जब हम S-400, S-500 सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक अग्रीमेंट है ये स्टैंड आउट करता है हमारे दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस इन पर्टिकुलर, बट उसके अलावा भी इकोनॉमिक रिलेशंस और कनेक्ट, क्योंकि अगर हम यहाँ इस अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फार ईस्ट है और जो मोबिलिटी हम यहाँ से वर्कर्स की होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। और ये अंडर गवर्नमेंटल जब हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें मोबिलिटी पैक्ट भी साइन हुआ है, तो ये जो गवर्नमेंट चैनल के थ्रू लीगल तरीके से जो आपका आदान प्रदान होगा, इसमें से लोगों का भी फ़ायदा होगा। रशिया को लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास लोग हैं भेजने के लिए। तो ये जो है आपस में साझेदारी को बढ़ाने के लिए, एक मोमेंटम देने के लिए ये अग्रीमेंट
और मोबिलिटी का जो इसका अग्रीमेंट अलग से ब्लूप्रिंट है। कोई है अभी? डू वी हैव एनी काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट? बिकॉज लैंग्वेज का बैरियर होगा, क्लाइमेटिक बैरियर्स होंगे, क्योंकि और सिर्फ दो टॉप लीडर्स के बैठने से इस तरह की बातें होने से ही उतना आसान नहीं होता है। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो उसको लेकर हमारा कुछ है हमारे पास अभी, जिसको लेकर कि हम एक फ्रूटफुल कोई रिजल्ट हम अपने व्यूअर्स को भी बता पाएँ कि येस दिस विल गोइंग टू हैपन। देखिए फ़िलहाल जो मुझे इंफॉर्मेशन है, ये जब अग्रीमेंट साइन होता है तो वहाँ से राष्ट्रपति पुतिन ने इसको ऑलरेडी वहाँ से क्लियरेंस मिल गया है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल चुका है। तो अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। बट अगर आप भारत की तरफ से देखें तो ये पहला अग्रीमेंट नहीं है। हमारे पास यूएस के साथ एक अग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट, जो 2016 में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि भारत को ये अग्रीमेंट करने का पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, बट रशिया के साथ ये पहला है। और अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, और इसको जो देखा जाए तो आने वाले टाइम पे अभी अप्रूवल के बाद अभी एक जो प्रॉपर अग्रीमेंट निकलना है वो बाकी है। अभी अग्रीमेंट हुआ है, उसको हम दोनों एक जॉइंट स्टेटमेंट इसमें निकलना जो हम कहते हैं वो अभी बाकी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे नज़र में ये एक अच्छी शुरुआत है, एक आगे फॉरवर्ड लुकिंग कोऑपरेशन की। नहीं, बिल्कुल अच्छी शुरुआत है, इसीलिए मैं उसके एग्जीक्यूशन को लेकर भी आपसे जानकारी चाह रही थी। प्रोफेसर राम सिंह सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, और साथ ही ये भी कि जिसका जैसे आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इन दो देशों का एक साथ होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। साउथ एशिया की अगर हम बात करें, उसके लिए हमारा ये जो रशिया के साथ में कनेक्ट ही सिर्फ नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथन सा रिश्ता हमें नज़र आता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या से है आपका? देखिए, अगर मैं पहले स्ट्रेटजी पे डिस्कस करता हूँ कैसे हम जो पीपल मूवमेंट है उसको कैसे फॉर्मुलाइज करेंगे। देखिए, रूस में भारत की कल्चर का और भारत के योग ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। शुरुआत में हमने कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, शिप बिल्डिंग। शिप रशिया यहाँ इन्वेस्ट करेगा और हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, दोनों मिलकर अपनी जो स्पेसिफिक कोर कॉम्पिटेंस है उसको आइडेंटिफाई करके कैसे शिप बिल्डिंग कर सकते हैं। एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में जो पूलिंग है, जो मेन जो हमारी वहाँ पर जा सकती है वो यंग पॉपुलेशन जाएगी, जो पहले वहाँ कुछ समय एजुकेशन प्राप्त करेगी। क्योंकि रशिया में काम करने के लिए, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। इसके साथ साथ वहाँ एनवायरनमेंट बड़ा, जो वेदर कंडीशन बड़ी हॉस्टाइल है, और रशिया चाहेगा कि ये लोग ईस्ट में आए। तो वहाँ पर उन्होंने जो व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, 1000 हेक्टेयर, मैं दर्शकों को फिर रिपीट करके बताना चाहूँगा, 1000 हेक्टेयर जमीन व्लादिवोस्टोक पोर्ट के पास भारत को, जो व्लादिवोस्टोक चेन्नई मैरीटाइम प्रोटोकॉल है उसको ऑपरेशनाइजेशन में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है भारतीय कॉलोनी बसाने के लिए, ताकि जब भारतीय लोग आएंगे उनके लिए एक एक्लेमेटाइजेशन और किसी भी इन्वायरमेंट में जाके सर्वाइव करना जो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने इस तरीके से इसके लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और इसको बेसिकली साइबेरिया के रीजन में। और मैंने आपसे कहा कि क्लाइमेट चेंज के साथ, मैंने शुरू में कहा जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज से आर्कटिक सागर पिघल रहा है, उसी हिसाब से संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। अब जो एक्सट्रीम कोल्ड है वो केवल 2 या 3 महीने की रह गई, 4 महीने की रह गई है। बाकी उन क्षेत्रों में भी ऐसी वेदर कंडीशंस हैं जहां पर कि इंडियंस लोग सर्वाइव कर सकते हैं। आज की डेट में जो आ गए हैं, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है जहां पर बहुत है, मेडिकल में वहाँ नर्सेस की बड़ी डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडी सोल्जर्स को सेना के साथ जाके काम करना पड़ा। तो हमने आइडेंटिफाई किया है, एक तो नर्सिंग का क्षेत्र है, लॉजिस्टिक का क्षेत्र है, शिप बिल्डिंग है। मैं यहाँ पर विशेष रूप से डिस्कस करना चाहूँगा स्मॉल मॉड्यूलर जो न्यूक्लियर रिएक्टर। दोनों देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कुछ कंपोनेंट हम भारत में बनाएंगे, इस तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा जिसके कुछ पार्ट्स वहाँ बनेंगे, कुछ पार्ट्स यहाँ बनेंगे, और उसको हम ले जाके किसी भी सिटी स्पेसिफिक एरिया में या किसी भी पोर्ट टाउन के पास में, ताकि एनर्जी का सदुपयोग हो, ग्रिड लॉसेस ना हो, या किसी एरिया स्पेसिफिक, जैसे स्टील सेक्टर में हमारे यहाँ कार्बन इमिशंस के लेकर बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो स्टील सेक्टर अपना कैप्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकती है। दोनों देशों ने 1200 मेगावाट का स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने के लिए नए समझौते पर जो है दस्तखत किए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय वर्कर्स को पहले वहाँ ट्रेन किया जाएगा, फिर भारत में उसका को प्रोडक्शन होगा। स्वाभाविक रूप से ट्रेनिंग उनकी रशिया में होगी, बाद में उसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा और पूरे विश्व में उसको बेचा जाएगा। मेट्रो वेंगोवास जो ट्रेनें बनाती है, उनकी ट्रेनिंग पहले रूस में होगी कुछ वर्षों के लिए, बाद में उसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा, क्योंकि रिलेशनशिप के दोनों आयाम हैं।
जहां पर भारतीय लोग वहां कार्य कर सकते हैं, जैसे योग है, वहां गीता को लेकर बड़ा लोगों की फैन फॉलोइंग है, इंडियन मूवीज को लेकर है। तो उस सॉफ्ट डायरेक्शन में जहां जहां भारतीय लोग जो है हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से 1 मिलियन लोग एक जल्दी नहीं हो जाएंगे, कुछ इसमें फेज जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में जाएंगे, कुछ वर्कर्स ग्रुप में जाएंगे, और कुछ जो है हो सकता है वहां पर जाके फार्मिंग भी करें। साउथ कोरिया के लोग वहां फार्मिंग कर रहे हैं। सेकंड, आपने जो सवाल किया था कि भाई इसमें को प्रोडक्शन को और आगे ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैं कुछ सक्सेसफुल दोनों कंट्री के बीच में दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि वो जो जहां जहां क्रिटिकल सप्लाई चेन गैप है इंटरनेशनल मार्केट में, दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे रेयर अर्थ है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स है, इसके अलावा स्पेस से रिलेटेड भारतीय जो एस्ट्रोनॉट हैं वो गगनयान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो स्पेस सेक्टर में चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च हो, चाहे वो जो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम हो, दोनों देशों की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी, रशिया के ऊपर सैंक्शंस है। रशिया दुनिया में अपने काटसा के सैंक्शंस है, यूएस के सैंक्शंस है, इसकी वजह से रशिया अपना युद्धक सामग्री दुनिया के बाजार में नहीं बेच पा रहा है। जहां जहां उन्होंने माल बेचा है उसके एमआरओ ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन, जैसे कि अभी भारत सुखोई 30, चाहे वो इजिप्ट के पास हो, नाइजीरिया के पास हो, अंगोला के पास हो, चाहे कांगो के पास हो, उनका रिपेयर, यहाँ तक कि मैं कहूँ युगांडा के पास हो, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भारत कर रहा है। पार्ट्स वहाँ से आ जाएंगे, मेंटेनेंस यहाँ से होकर चला जाएगा। फिर साथ साथ जो नई युद्धक सामग्री है उसका निर्माण भारत में होगा। तो ये इसके मूल जो है इसके पक्ष हैं। बाकी जैसे जैसे परिस्थिति आगे बढ़ेगी, तेल बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, ऑयल में ये रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा रॉसनेफ्ट है, चाहे नियारा एनर्जी है, जो यूराल ग्रेड का जो क्रूड है, लगभग हमारा 38% शेयर है, हालांकि कुछ कम हुआ है अभी 2-3 महीनों में, 31% पे शेयर आया है। फिर भी जिस तरीके से हमें जिस लिमिटेड कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे हमें को मिल रहा है, वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। तो चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, एनर्जी का क्षेत्र हो, या एफएमसीजी हो, मैं कह रहा हूँ केमिकल का सेक्टर हो, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, दोनों देश ये संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कैसे हम यूरोपियन कारों को रिप्लेस करें। वहाँ पर यूरोपियन कारों की बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कुछ भारतीय कारें और टेक्नोलॉजी, कुछ वहाँ की टेक्नोलॉजी मिला के कुछ ऐसा चीज़ बनाई जाए ताकि हम यूरोपियन डिपेंडेंस से इसमें अपने आप को विमुक्त कर सकें। उनकी भी मजबूरी है और हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है। तो दोनों देश इस दिशा में जो है आपस में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर हिमानी, कोई ऐसा सेक्टर, क्योंकि हम बिजनेस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ऑयल, इन सब की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि कनेक्ट के लिए ट्रेड एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, लेकिन जो कल्चरल कनेक्ट है, सोशल कनेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको किसी भी एक देश के नज़दीक लेकर आता है। और रशिया के साथ में हमारा ये कनेक्ट जो है वो मैं कह सकती हूँ कि सिंस बिगनिंग एक तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, और उसमें एक तरह की स्ट्रेंथ लगातार हम ऐड ऑन होते हुए भी देखते हैं। तो ये जो एक लेगेसी हम आगे लेकर जा रहे हैं, आपको इसका जो फ्यूचर है वो और कितना ब्राइट नज़र आता है, नॉट ओनली आफ्टर दिस मीटिंग पर्टिकुलर जो अभी हुई है, अदरवाइज भी जो आउटकम्स हैं इस मीटिंग के बाद के, उन सब को देखते हुए? देखिए, पीपल टू पीपल और कल्चरल कनेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आगे ले जाने की, जहाँ बात करते हैं उस मायने में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस मामले में मुझे लगता है बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जब हम सोवियत यूनियन के टाइम की बात करते हैं तो जो लेगेसी है, तो धीरे धीरे जब हमारी जो यंगर जनरेशन आती है उनको जो नॉलेज है वो चलता रहे, तो लैंग्वेज क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है, और लैंग्वेज की जो ट्रेनिंग है, तो इसमें जो है जो पीपल टू पीपल और कल्चरल कनेक्ट रहेगा, इसमें फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया और रशिया का जब हम देखते हैं फिल्म शूटिंग्स को लेके एक अच्छी लोकेशन जो है, और फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ बात की जाए तो सोवियत यूनियन के टाइम पे भी अगर आप देखें तो राज कपूर बहुत फेमस हुआ करते थे। तो अगर उसको अभी से हम देखा जाए तो हमारी नई पीढ़ी को जितना होना चाहिए पता अभी उतना नहीं है, तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादा काम हो सकता है। और अगर पिछले कुछ सालों को हम देखें जिस तरीके से एक मोमेंटम रहा है, मुझे लगता है ये ब्राइट है, पर इसमें हम और कर सकते हैं। लैंग्वेज जो आपके कोर्सेज हैं उनको बढ़ावा देके अभी जो एक अच्छी पहल हुई है रशियन
रशियंस को 30 डे, जो इंडिया जो है 30 डे ई टूरिस्ट वीज़ा जो है 30 दिन का ग्रुप ट्रैवल के लिए भी दे रहा है, तो वो लोग यहाँ आए, वहाँ की नई पीढ़ी आए, क्योंकि जो ये पोस्ट कोल्ड वॉर वाली जो जनरेशन वहाँ है उनको भारत के बारे में पता होना चाहिए, और जो यहाँ की पीढ़ी है जो पोस्ट 1990s यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो आबादी जो है, और स्पेशली 2000 के बाद जो हैं, जो हम जेन ज़ी की जब बात कर रहे हैं, तो उनको कितना रशिया के बारे में पता है, वो इस बात से उतना जब हम वेस्ट से कंपेयर करते हैं, तो उस मामले में मुझे लगता है ये स्टूडेंट एक्सचेंजेस, लैंग्वेज प्रोग्राम्स, इन सब का प्रोविज़न है, पर इसको हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेके इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो जो लेगेसी है, जैसे अभी हम सोवियत यूनियन के टाइम की बात करते हैं, तो आगे से आज से 50 साल बाद अगर कोई बात करते हैं, तो वो यंगर जनरेशन, यूथ जो दोनों तरफ के हैं, उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में बहुत कुछ किया जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक अच्छा भी सुनहरा मौका है, क्योंकि रशिया और इंडिया का एक म्यूचुअल जो है एक विल जो दिखता है लोगों में भी। अभी जब राष्ट्रपति यहाँ आए भी थे, आप देखिए जिस तरीके से लोगों ने उनका सम्मान किया, उनको जैसे यहाँ पे वेलकम किया। सिमिलरली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं तो किस तरीके से रेसिप्रोकेट होता है, और कैसे स्टूडेंट्स जो हैं डिस्पाइट द चैलेंजेस, ऑफ कोर्स जैसा कि आपने कहा काफ़ी चुनौतियाँ रही हैं लैंग्वेज बैरियर को लेके, उसके बावजूद अगर हम इतना कर पा रहे हैं, अगर ये लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज ट्रेनिंग्स हो, और वो रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। वहाँ के स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी और तमिल सीख रहे हैं, तो इस चीज़ को जो ऑलरेडी मौजूदा जो सिस्टम है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो है जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, हमारा बॉलीवुड म्यूज़िक, बॉलीवुड मूवीज़ का जो है बहुत बड़ा रोल है, और सिमिलरली हम वहाँ की कितने डॉक्यूमेंट्रीज़ या कितने फिल्म्स को हम देखते हैं, तो फिल्म स्क्रीनिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ दिल्ली के अंदर रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कल्चर है, वो बहुत सारी स्क्रीनिंग्स करता है। सिमिलरली हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं रशिया के अंदर, वो बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे इस लेवल पे बहुत कुछ फिल्म हो रहा है। फेस्ट भी हुआ था। जी जी बिल्कुल। दिल्ली में कुछ फिल्में हैं जो कि शोकेस की गई रशियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह का जो एक्सचेंज है और जो कनेक्ट है, वो हम हर लिहाज से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर बोथ ऑफ द नेशंस। लेकिन प्रोफेसर राम सिंह जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज रशिया हमारा एक तरीके से नेचुरल पार्टनर और नेचुरल दोस्त और लंबे वक्त का दोस्त है, सब चीज़ें हैं। ये एज ए नेशन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? हम अगर जियोपॉलिटिकली उसको समझना चाहें, साउथ एशिया के लिहाज से समझना चाहें, थोड़ा सा चाइना को लेकर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ रशिया फॉर अस? वी आर इम्पॉर्टेंट टू एवरीवन, दैट वी नो, बट रशिया हमारे लिए किस तरीके से कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, रशिया हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लेके बहुत ही मैच्योर और बहुत ही, मैं कहूँ, फ्यूचरिस्टिक स्टैंड लिया है। वेस्ट का बहुत दबाव भारत पर पड़ा कि हम रशिया को छोड़कर वेस्ट के क्लोज चले जाएं, लेकिन हमारी लीडरशिप ने बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक फ्यूचरिस्टिक सोच को, भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसको सोचा है। रशिया भी, भले रशिया और चाइना का ट्रेड बढ़ा हो, और रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 सालों में लोग उसको जूनियर पार्टनर या किसी भी रूप में देखते हों, लेकिन रशियंस के मन में जो लगाव भारतीयों के प्रति है या जो सम्मान है वो नहीं है। और मैं इसको, अगर मैं कुछ कहूँ एग्जाम्पल्स के, रशिया ने इस मीटिंग में क्लियर कट भारत के लिए इंडियन ओशियन की जो स्ट्रेटजी है उसमें भारत की प्रमुखता, भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस्टेब्लिश करने में, उसके लिए युद्ध जो विमान बनेंगे जिसमें कि INS चक्र से लेके या और भी युद्धपोत बनेंगे, फ्रिगेट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, नो हेजिटेशन, जिसमें उन्होंने वर्ड यूज किया है कि आसमान से ऊंचा नहीं और सागर से भी गहरा प्रेम, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। भारत की इंडियन ओशियन की जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में स्टैब्लिश करने में रशिया सहयोग करेगा, नंबर 1। दूसरा, भारत और रूस दोनों मिलकर, जिसमें भारत को विशेष रूप से लाभ होगा, भारत के लिए कितना फायदे का सौदा हो सकता है, सेंट्रल एशिया, ये ऐसे मार्केट्स हैं, चाहे वो रीजनल पीस के लिए हो, स्टेबिलिटी के लिए हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो। दुनिया के 8% रिजर्व्स कजाकिस्तान के पास है यूरेनियम के, हमारी कोई उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं है। चाबार पोर्ट, चाबार से मैंने कहा बंदर अंजाली, बंदर अंजाली से फिर आगे आर्मेनिया के द्वारा भी,
और इसके साथ साथ और जो कैस्पियन सी के द्वारा भी आस्ट्राखान रेल कनेक्टिविटी, और उसी को हम लोग फिर आगे जारांज, डेलाराम, फिर आगे तुर्कमेनिस्तान तक, कजाकिस्तान तक ले जाने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है, जिसके कि ऑलरेडी हम लोग ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं। डेलाराम तक हम लोग ऑलरेडी भारत सरकार रोड बना चुकी है। तो चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये रीजनल पीस के लिए बहुत जरूरी है। भारत के लिए बहुत ज़्यादा रूस की मित्रता जो है बहुत ज़्यादा लाभ का सौदा है। तीसरी जो इसमें मुख्य बात है जिसको कहा जाए पक्की यारी, वो क्या है, जब भारत को जब जब जरूरत हुई, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का यूज हो या उधार लेना हो, जब हमारी पेमेंट सेटलमेंट नहीं हुई थी, रूस ने कहा हम तेल की बिक्री जारी रखेंगे, चाहे वो डॉलर में पेमेंट नहीं आ रही है, युआन में आप देना नहीं चाहते, उसका रास्ता खोजेंगे। और हमने बाद में वो दिरहम में पेमेंट, तो मित्रता की अटूटता आप देखिए कि रूस ने कहा कि नहीं, हम आपको हम तेल की जो सप्लाई लाइन है उसको रोकेंगे नहीं, अगर आप पेमेंट नहीं। एक समय पर तो 147 बिलियन डॉलर उनके रशिया के यहाँ जमा थे, उन्होंने इस चीज को माना। और जो इसमें एक और एंगल है, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी, हमारा भारत का नॉर्थ ईस्ट, आपको कुछ जल्दी के घटनाक्रम पता होंगे, कैसे भारत का पड़ोस कितना अशांत और विषाक्त होता जा रहा है। उसमें रूस की इंटेलिजेंस, भारत को टाइमली इंटेलिजेंस, रूस का बहुत बड़ा दुनिया में सिक्योरिटी नेटवर्क है, और वो बड़ी एडवांस, हमें अभी जल्दी में कुछ हमारे पड़ोस में ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें रूस ने हमारी बड़ी मदद करी है। तो इसके साथ साथ जो ग्लोबल गवर्नेंस को शेप करना हो, जिसमें भारत की, चीन की और रूस की महत्वपूर्ण भूमिका, इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स कंट्री को लेके जो इंटरनेशनल गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल क्यों हो, क्लाइमेट चेंज क्यों हो, करेंसी मैनेजमेंट के हो, कॉमन पब्लिक जो गुड्स हैं उसके हो, वाटर मैनेजमेंट के हो, सी के हो, या इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, स्पेस साइंसेज से हो, न्यूक्लियर एनर्जी के हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने हमारे लिए सहयोग, और मैं कहूँगा एक कदम आगे बढ़कर सहयोग किया है। तो अब इसके साथ साथ देखिए, हमारे पास यूरिया की बड़ी शॉर्टेज है, भारत की पोटास की डिपेंडेंस, अगर मैं कहूँ 3 चीज़ें, वो फ्यूल है, फर्टिलाइजर है और फूड है। अभी जल्दी में कुछ हमारे संबंध कुछ समय के लिए बीच में कनाडा के साथ खराब हो गए थे। लगभग भारत की 70% लेंटिल, मसूर की दाल का आयात हमारा रूस से हो गया। कुछ ऑयल की हमें सप्लाई की बाधा आई, रूस ने हमको निर्बाध रूप से जो है हमारा सनफ्लावर का ऑयल, सूरजमुखी का तेल निर्बाध सप्लाई किया उन्होंने। निकल की शॉर्टेज आई, उन्होंने भेजा हमको। इसी प्रकार से जो हमारे कोविड के वैक्सीन है, अभी मैं यहाँ कहना चाहूँगा हमारी माताओं बहनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूस ने एक अभी कोविड वैक्सीन, एंटी कैंसर वैक्सीन डेवलप करी है, और उसकी उन्होंने कहा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस इसकी एक्सेस, ताकि भारत में भी जो हमारी माताओं बहनों में किसी प्रकार का जो कैंसर की डिसीजेज है उस पर रोकथाम के लिए जो भी उनकी जो पास जानकारी है, गगनयान में सहयोग हो, स्पेस साइंसेस में हमारे एस्ट्रोनॉट को वो लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा भारत के लिए रूस की मित्रता ऐसे समझ लीजिए कि ये पक्की यारी है, इसमें दोनों के लिए विन विन है, और इसमें भारत का योगदान बहुत बड़ा रहा। मैंने कहा जब हमारे पे बहुत भयंकर प्रेशर था, हमारी लीडरशिप ने बड़ा मैच्योर रूप दिखाया और रूस के साथ खड़ा रहा, और उसका हमें लाभ आज मिल रहा है, और आज पूरा विश्व देख रहा है। अगर आज हम अमेरिका के सैंक्शंस को सही तरीके से डील कर पा रहे हैं, और आज भी हम उसके सामने सीना चौड़ा कर खड़े हैं, इसमें $7 का पर बैरल का डिस्काउंट हमें याद रखना चाहिए। अगर हमारा $10 बिलियन का रूस के साथ जो ये ट्रेड, जो ऑयल में हमें बेनिफिट हो रहा है, उससे हम जो हमारे जो टैरिफ लगे उसको कंपनसेट कर पा रहे हैं, और वेस्टर्न्स की जो आर्म ट्विस्टिंग, कोर्सिक डिप्लोमेसी, मैवरिक डिप्लोमेसी, उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि रूस हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, हर जगह रूस हमारे साथ, या फिर ग्लोबल गवर्नेंस है, वीटो का यूज करना हो, रूस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, और आगे भी मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि वो खड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी ऐसा ही विश्वास है। लेकिन बावजूद इसके भी डॉक्टर हिमानी पंत, डू यू सी एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, बहुत फ्रूटफुल आउटकम्स हमें नज़र आ रहे हैं, अर्लियर मीटिंग्स के भी, इस पर्टिकुलर मीटिंग के भी, हमें जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, बट किसी तरह के कोई हिंड्रेंसेस, चैलेंजेस वो आप देखते हैं इसमें? देखिए, जब हिंड्रेंस या चैलेंज की बात कर रहे हैं तो वो बहुत नेचुरल हैं और होते हैं, हर रिलेशनशिप में होते हैं, इसमें भी हैं। जैसे सबसे बड़ा अभी जो चैलेंज है वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, बट सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों तरफ से ये
डिस्कशन होता है दोनों तरफ से। अभी यात्रा के दौरान जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आए थे, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम हुआ, तो ये सारे डिस्कशंस हुए हैं। इनको कैसे आगे जाके इनको हमें रिवाइव करना है, कैसे इनको हटाना है, ये इस पे डिस्कशन है। तो चैलेंज मेरे ख्याल में है, लेकिन चैलेंज को कैसे चैलेंज से कैसे निपटना है, कैसे उसका प्रोसेस एक मैच्योर तरीके से करना है, ये जो है, जो हम रेजिलियंस की बात करते हैं जब इंडिया और रशिया की बात करते हैं, ये हटाता है। क्योंकि चैलेंज तो हर रिलेशनशिप में है जहां हम बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इंडिया और रशिया की जो साझेदारी है, वो सिर्फ बायलैटरल लेवल पे नहीं, जो वैश्विक पीस की हम बात कर रहे हैं, वैश्विक जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंडिया और रशिया की साझेदारी वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा, जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये दोनों इंपॉर्टेंट पोल्स हैं, और हमारी जो एक रेजिलियंट पार्टनरशिप है, हम कहीं ना कहीं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो चैलेंज का जहाँ तक बात आए, तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक जो गैप्स हैं वो सबसे बड़े हैं, बट उनको लेके ऑलरेडी जो है मैकेनिज्म्स प्लेस में है, उन पे कार्य हो रहा है। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि जो 2030 का रोड मैप है, जहां आप देखें, ऐसा लगता है कि जो हमने अपना $100 बिलियन स्टेट का है, वो उससे पहले ही, जैसे कि संकेत आए हैं कि हम उससे पहले ही अचीव कर लेंगे। तो स्लो एंड स्टेडी, लेकिन एक मैच्योर तरीके से चैलेंजेस को, आपसी मतभेदों को, या जो भी आपके डाइवर्जेंसेस है, उसको डील करना जो है वो हमारी खासियत है, और कहीं ना कहीं ये हम कर रहे हैं। और इसको लेके अगर हम आगे देखें, तो इसके लिए 2030 तक का भी अगर एक शॉर्ट टर्म गोल भी अगर हम रखते हैं, तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ आगे जाके। नहीं, बिल्कुल हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और क्योंकि जब हम एक लेगेसी की बात कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप और उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बायलैटरल रिलेशन जो है उससे भी एक फुट फॉरवर्ड हैं हम, क्योंकि हम इसमें फ्रेंडशिप वर्ड का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वे अहेड इसमें और क्या क्या देखते हैं प्रोफेसर राम सिंह जी? देखिए, कुछ चुनौतियां हैं, मैं ज़रूर जिक्र करूंगा। जैसे कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, उनके जो यूरोप के साथ संबंध ठीक ना होना, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हम पर भी पड़ता है। अमेरिका के साथ उनके सैंक्शंस की वजह से उसकी हमें कोलैटरल डैमेज हो रही है, ये हमें देखा। तो जब हम कोई मित्रता करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन अगर मैं कहें कि इसका जो आउटकम में हमें बेनिफिट कहाँ है, हमें मित्रता में ज़्यादा बेनिफिट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलेशनशिप। वहाँ पर भी हमारा है, और विश्व हमारे अब नजरिए को समझ रहा है। एंड वी आर मैच्योर। हाँ, हमने वसुदेव कुटुंबकम, सभी के साथ मित्रता, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम यहाँ देखेंगे कि भारत के अपने सामरिक हित, अपने नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पर है, और भारतीयों का हित कहाँ पर हो सकता है, उसको लेकर जो भी हमें रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसको अपनाएंगे। इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। रूस की जो ज्योग्राफी है, अगर मैं उसको कहूँ, रिचर्ड कापलान की जो बुक है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक उनका दुर्भाग्य है कि उनको बार बार युद्ध लड़ने पड़ते हैं। रूस ने अपने आप को पिछले कुछ, मैं कहूँगा 10 से 15 वर्षों में अपने आप को बहुत मैच्योरिटी से प्रोजेक्ट किया है। वो भी एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें चाबार का जो पोर्ट है, जिसपे कि वेस्टर्न बार बार प्रेशर लगा रहा है, हमें उसको ओवरकम करना होगा। वो अगर वो लगा भी रहा है, हमें उसको भी चैलेंज करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और रूस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी, और उनके लिए इंडियन ओशियंस की कनेक्टिविटी। रूस हमारे पड़ोस में पोर्ट बना रहा है। म्यांमार में रूस ने पोर्ट एक्वायर किए। रूस का इंडियन ओशियन में इंटरेस्ट है। रूस ने एक अफ्रीका में भी पोर्ट कुछ एक्वायर किए हैं। रूस भारत में भी पोर्ट के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, टर्मिनल्स में। हम उसका स्वागत करते हैं। हम आर्टिक सागर में करेंगे। इससे एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, हमने कहा हम किसी को न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहते, बिल्कुल। हम एक बैलेंसिंग के रूप में जो है संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये जो हमारे आने वाले, इसके साथ साथ अफ्रीका में दोनों देश किस प्रकार से वहां पर रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पीपल सेंट्रिक यूटिलाइजेशन, नॉर्म्स बेस्ड यूटिलाइजेशन, उसके लिए, और ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप को कैसे मजबूत किया जाए रशिया का सहयोग लेके, इसकी इस दिशा में भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहूँगा लगभग, चाहे वो ट्रेड का क्षेत्र हो, चाहे वो स्ट्रेटजी का क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, और चाहे वो जियो डिफेंस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, पांचों आयामों में हम लगातार अपनी मित्रता को प्रगाढ़ कर रहे हैं और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। और रिश्तों को मैं फिर कहूँगा, दिलों से दिलों तक,
पीढ़ी से पीढ़ी तक और युगों से युग तक विस्तारित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है इसका वे अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह जी, आप आए स्टूडियो में और आपने इतने ना सिर्फ ये मुलाकात जो राष्ट्रपति पुतिन आए हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो बातचीत हुई और बाकी सब जो जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे वो सब हमने डिस्कस किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर हिमानी पंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी? फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता हम आपको बता दें, hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।